तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 84वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 83 मॉक टेस्ट को कर चुका है। अगर आप पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं या देख भी लिए हैं तो रिवीजन के तौर पे 3-3 4-4 करके अब उसको रिवीजन कीजिए। देखिए, जो पुरानी वीडियोस हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में प्ले लिंक है। साथ में पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम का भी लिंक उसमें है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे आ जाता है, कभी कभी लेट होता है, जैसे आज ही लेट हो गया है। तो ये आज आपको आई थिंक 7:45 के आसपास तक ये मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा होगा, जबकि मैं 8 बजे दिया हूँ। तो मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ क्योंकि इंटरनेट बहुत सारा चीज़ होता है जो थोड़ा सा परेशानी करता है। चलिए, इससे पहले जो हम लोगों ने 83 मॉक टेस्ट किया है उसमें आपको यहाँ यूनिक दिख रहा होगा। यूनिक का मॉक टेस्ट 1 से 20 तक है। प्लेटफॉर्म दिख रहा है, प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट 21 से 37 तक है। स्पार्क है तो स्पार्क का 38 से 51। और किरण का कितना है, 52 से 68 के बीच में है, लेकिन इसी में 56 के बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर भी किया है, 6-7 है। अभी जो चल रहा है, संदर्भ चल रहा है 88 तक चलना है। आज आपका 85 है तो समझ सकते हैं कि 84 है तो समझ सकते हैं कि अब लगभग एंड ही हो चुका है, 4 बचा हुआ है। और जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो आया नहीं है, बात करेंगे दरोगा के लिए आगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। मैं आपको इतना सफिशिएंट समय दूंगा ना ताकि आप सोच सकते हैं। आप लोगों को होता है कि मैं इसमें स्कोर कैसे कमेंट करूं, तो आपके जो निगेटिव हो रहे हैं ना, एक पेज रख लीजिए और उस पर लिखते चलिए कि आपके कितने निगेटिव हुए, कितने आपको नहीं टच किए। तो ये दोनों लिख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 75 से आपने कितना किया है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है कि एक तो निगेटिव काउंट कीजिए कि आपका निगेटिव कितना है, लिखते चलिए। साथ में आप देखिए कि कितने को नहीं टच किए हैं उसको भी लिखते चलिए, अब बहुत आसान हो जाएगा। तो 1857 का जो विद्रोह का तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैनिक असंतोष भी कारण था, एक तत्कालिक कारण नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की असफलता, ये सब सारे कारण है, लेकिन ये सब तत्कालिक कारण नहीं है। जो तत्कालिक कारण है वो है चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। बात की जाए दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ना, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसका स्थापना जो दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बहुत आसान है इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए, जो जिनको भी पता होगा कि ये सारे जो बने थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध का जो भयावह स्थिति था उसको देख के बना था। तो आप इन सारे ऑप्शन को तो ऐसे ही यूं ही कट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम आपसे पूछा गया है, कौन थी। आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है। भूमिगत नदी कौन सी है तीनों में, आप सब जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। तो उसमें कौन सी नदियाँ भूमिगत है, यानी भूमि में मिल चुकी है लगभग। कौन सी है, तो सरस्वती। अगला प्रश्न है नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का हर लोग आंसर देंगे क्योंकि सब लोगों ने ये 2 बूंद लिया है। कौन सा होगा, पल्स पोलियो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य गुलाब फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
चलिए देखिए, अगर गुलाब फूलों की बात की जाए ना तो सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में। गुलाब फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको कर्नाटक नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आपको नंबर 2 का कौन है ये देखना पड़ेगा। देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं, और उत्तराखंड में भी स्पेशल पूछा जाए तो चमोली एक गांव है उसको बोलते हैं। लेकिन अगर गुलाब फूलों की बात की जाए, जहाँ पे यहाँ पे गुलाब दिख रहा है, गुलाब फूलों की बात की जाए तो आपको सबसे 1 नंबर पे कर्नाटक आता है, 2 नंबर पे पंजाब आता है। अगला प्रश्न है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न से पहले, बिहार दरोगा, चाहे आप प्री देने जा रहे हो या मेंस देने जा रहे हो, इन्फोर्समेंट दरोगा या फॉरेस्ट आरओ, साथ में बिहार एसएससी मेंस, यहाँ पे आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न देखने पड़ेंगे, कुछ मैथ रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। आप सोचिए कि अभी प्री से लेके अभी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शायद अभी फॉर्म भी भरना शुरू हुआ है लोगों का, अब से एग्ज़ाम तक 250 प्लस से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। 250 प्रैक्टिस सेट देखने के बाद क्या होगा, आपकी जो पर्सनल कैपेबिलिटी है ना, एग्ज़ाम में एटलीस्ट 99% प्रश्न आपको देखा हुआ मिलेगा। कोई 1-2 प्रश्न होगा जो आपको देखा हुआ नहीं मिल सकता है। तो हम लोग सबसे पहला केबीसी नैनो पब्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कब से होगा? तो 3 तारीख से। 3 तारीख में ज़्यादा दिन है नहीं, आज 28 है, तो 3 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं है। ये भी आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे ही मिलेगा और फुल प्रैक्टिस सेट होगा। तो ठीक है, जो लोग बिहार एसएससी के हैं, आप लोगों में एक मुझे थोड़ा सा लिटिल एक क्या बोलूँ, डर टाइप का बोलूँ, वो दिख रहा है कि सर आप हम लोगों को छोड़ तो नहीं देंगे ना। मेरे दोस्त, मैं छोड़ा नहीं हूँ, मैं कहाँ बोला मैं छोड़ा हूँ, कोई पब्लिकेशन बचा नहीं है। एक ऑर्डर भी किया हूँ तो अब तक आया नहीं है, वो आएगा, मैं उसको भी डेफिनेटली कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीके जीएस किसी एग्जाम का, पर्टिकुलर एग्जाम का तो होता नहीं है। तो हर एग्जाम का एक ही होता है, वो जिस एग्जाम में आ जाएगा उस एग्जाम का क्वेश्चंस कहा जाने लगता है। इसीलिए आइए प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। लगभग आप 8 से 10 हज़ार यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अक्टूबर में संभावित है, उससे पहले तो 60-70 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो लोग प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो जुड़िए। साथ में जो फॉरेस्ट आरओ यानी रेंज ऑफिसर दिए वो लोग भी जुड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य था, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। क्यों इसको क्यों देखा गया और कम किया गया? क्योंकि आप समझिए, जो भी आज़ादी के बाद संस्थाएं बनी थी ना, वो ऐसे नहीं बनी थी। क्यों? पहले क्या हो रहा था, विदेशी जो निर्भरता था, शुरू में जब हम लोग गुलाम हुए थे तो बहुत ज़्यादा होने लगा था। मसाला का व्यापार, हर चीनी का व्यापार, चाय का व्यापार, सूती का, इन सब चीज़ों की वजह से विदेशी लोग आए और यहाँ पे रह गए, और साथ में हम लोगों को गुलाम होना पड़ा। उन सब चीज़ों को देखते हुए आज़ादी के बाद लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम विदेशी चीज़ों पे निर्भरता नहीं रखें। लेकिन आज का दिन फिर हम लोग उसी विदेशी FDI और इन सब चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन लाइक, जो कि सही नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ पे? तो सूरत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों पर पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत? 50%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? किसके? फुटबॉल के साथ है। अगला प्रश्न है, देश में भाड़े से माल परिवहन की मुख्य पद्धति है। देखिए, भाड़े की अगर माल परिवहन का बात करें ना, तो रेलवे 1 नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? अगर बात किया जाए पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की, तो आपका कौन है, मिशिगन जो झील है ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2000 का अतिथि बनाया गया है? तो वो पहले का करंट अफेयर्स है जो बनाया गया था, लेकिन कोरोना ऐसा था। सो आप बताइए। कहाँ? ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा का किला। अगला प्रश्न है, हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैलों को समांतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? देखिए, सितार के साथ किनका संबंध नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खां का। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? कौन? चंद्रशेखर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है? किसकी? पाराबैंगनी सौर विकिरणों की। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? किनके नाम पे? बाल ठाकरे के नाम पे कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी? तो कोसी नदी। देखिए, कोसी नदी को इसीलिए बिहार का शोक भी बोलते हैं। एक चीज़ और, मुझे एक चीज़ है, मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूँ, अब से नहीं, बहुत पहले से, ठीक है। एक चीज़ होता है कि अगर मेरे में कोई कमियां हैं तो आप बताइए कि हाँ आप में कमियां हैं, आप इसको सुधार कीजिए, ठीक है। आपको है कि बताना पड़ेगा। मैंने कभी किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब चीज़ मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला है। आप जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। ना ही मैं किसी वीडियो में बोलने वाला हूँ, आगे के किसी भी वीडियो में मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। दूसरा, ठीक है, ये चीज़ मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कभी एक तो मिनिमम होता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ये डिसलाइक्स होते हैं। तो डिसलाइक का होता है मतलब मेरे में कोई चीज़ कमी होगा, तो मैं उस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ। सो आप लोग अगर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज ए सजेशन आप मुझे दे सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को आप सुधारिए, तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बात बाकी है कि लाइक और डिसलाइक से मुझे उतना कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यूट्यूब पे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। लाइक और डिसलाइक, अनलाइक, सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ एक चीज़ का मतलब है, बस
जो आप देख रहे हैं उसी का मतलब है, और इसके अलावे किसी चीज़ का मतलब नहीं है। शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ एक वही है, ठीक है, ऐसे उतना कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन शायद अगर कुछ होगा तो सुधारने का मौका भी तो मिलना चाहिए। कंटिन्यूअस मैं देख रहा हूँ वो चीज़ चले आ रहा है, तो शायद कुछ तो होगा जो जिसको ठीक करना होगा मुझे, या ठीक करना चाहिए। तो मुझे पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए बताना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जस्ट आप लिखिए। बेशक आप करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग करें, लेकिन हाँ सजेशंस तो दे मुझे क्या करना चाहिए, आगे मैं क्या करूं, ठीक है, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं सीखना चाहता हूं, और ये अच्छा चीज़ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? हर हाल में 6 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जब मेरा मानना है कि कोई भी मंत्री नेता मर जाता है, उसका पोस्ट 6 महीने के अंदर खाली हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो वैकेंसी है उसके लिए 6 महीने का रूल क्यों नहीं है? उसके लिए क्यों 20 साल 25 साल तक इंतजार कराया जाता है लोगों को? अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन? तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक, हाई कोर्ट के होते हैं वो 62 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किस केस में? किस केस में? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ कितना? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? क्यों 25 साल ही है? 25 साल न्यूनतम आयु है। और क्यों? क्योंकि लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है? भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किसके? तो 356 के तहत। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार होम रूल लीग की स्थापना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? कौन? तो बिंबिसार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा
में किस देवता की आकृति चित्रित थी? किस देवता की? तो पशुपति। अगला प्रश्न है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजाओं ने किया था? किसने? तो कृष्ण प्रथम यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए बात करें दिल्ली षड्यंत्र की, तो अमीर चंद्र ये सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास ये भी सही है। बात करें नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ये गलत है। रास बिहारी बोस का संबंध किससे है? दिल्ली षड्यंत्र से है। तो ऑप्शन डी का जो स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डैश की घोषणा की है? किसकी? तो 139 टोल फ्री नंबर की। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? कहां पे? तो नाभिक के भीतर। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग है? किसमें? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, एक सेल के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग? कितना? 8.5 मिनट। आपको याद रखना है 500 सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें? तो छिपकली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सैक यानी जिसको लाइकेन बोलते हैं है क्या है? सैक क्या है? तो सहजीवी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है? भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो DTO। अगला प्रश्न है, वस्तु का द्रव्यमान डैश रहता है? वस्तु का स्थान क्या रहता है? सब जगह पर एक समान रहता है। क्या कहां पे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 63 का सब जगह एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है?
देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आंसर एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। देखिए, मलेरिया ये सब वायरस, एवी वायरस तो होगा नहीं, गलसुआ वायरस, आपको जो तपेदिक होता है जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, यक्ष्मा, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट बोले तो नोबेल। चलिए, आर्गन है, रेडॉन है, नियॉन है, ब्रोमीन नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला आजार ज्वर का संचरण होता है किससे? सिकता मक्खी के काटने से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डैश नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में अंत में आएगा? ये रीजनिंग का बेसिकली क्वेश्चन है, आगे है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है। देखिए, अगर आप सबका पहला लेटर सेम है, दूसरा लेटर देखिए तो तीनों में यहाँ पे ए है, इसमें आई है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन जो सी है वो सबसे लास्ट में आएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? देखिए, अगर आप बात करें लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन तीनों में तो होता है लेकिन तांबा में नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो मायोपिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सा प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ये अंगारों का प्रयोग होना चाहिए। अंगारों का प्रयोग होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे है। प्रकाश तरंगे कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल? तो एसिटिक एसिड। लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक एसिड नींबू और खट्टे फलों में, मैलिक एसिड सेव में। अगला प्रश्न नहीं, यस्टरडे का जो क्विज का आंसर था, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं। 100% लोगों का जो आंसर आया था वो लगभग सही था। और लगभग अब 60-70 लोग अब आप लोग कमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों का बढ़ रहा है नंबर। और कुछ लोग को इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा स्कोर कम आ रहा है तो शर्माते हैं। मेरे दोस्त, शर्माना नहीं है, आपको कमेंट करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर कम भी होता है, वो करते हैं, उनको क्या है, सीखने के लिए मिलता है कि हाँ, जब तक आप दूसरे के सामने नहीं एक्सपोज होंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना पानी में हूँ। तो इसके लिए आप लोग लिखिए, कम है या ज़्यादा। इनफैक्ट आप इस 75 में से 5 क्वेश्चन ही कर पाते हैं तो लिखिए, और साथ में मेहनत करने का तरीका ढूंढिए कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है, छेद का आकार कैसा होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कीजिए उसका आंसर, साथ में आपको आपका स्कोर कितना है ये ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोगों में से बहुत लोगों का जो स्कोर है बहुत अच्छा होते जा रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा किनका किनका स्कोर आगे हो रहा है। इस संडे को मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है, लेकिन जो लोग का नहीं हो रहा है वो लोग मेरा एक रिवीजन कैसे करें, कैसे स्कोर इंप्रूव करें, इन चीज़ों को लेके एक वीडियो बनाया, उसको देखिए और 1 महीने उसको एटलीस्ट आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। चलिए, फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं शाम के वीडियो।